अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे और आज सवाल होगा पाकिस्तान में इलेक्शन। नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बातचीत करेंगे। असम्बलियाँ तहलील हुए 34 दिन गुजर चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन इलेक्शन की तारीख का दूर दूर तक पता नहीं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं। गैर यकीनी सूरत हाल के बादल मंडलाए हुए हैं पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में और 56 दिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की है वो 56 दिन बाकी रह गए हैं और 56 दिन में से भी 54 दिन इलेक्शन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन करवाने हैं तो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या सदर पाकिस्तान को तारीख का ऐलान करना होगा। लेकिन सदर पाकिस्तान की जानिब से ये जो खबरें आना शुरू हुई कि वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं, उसमें पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे और कुछ सियासी हलकों के अंदर एक भूचाल पैदा हो गया कि सदर पाकिस्तान ने अगर तारीख का ऐलान किया तो पाकिस्तान में जो सियासी इस वक्त एक वोलेटाइल सिचुएशन है, ये मज़ीद इसमें हिजानी कैफियत पैदा होगी और ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए जो है वो नुकसानदेह होगी। ये एक नैरेटिव सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लंदन के अंदर इजलास जारी है और उसमें इब्तदाई तौर के ऊपर जो इतलात आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने जो अनाउंस किया वो 21 अक्टूबर की तारीख अनाउंस की है कि नवाज शरीफ साहब वापस वतन आएंगे, अमली सियासत में वो हिस्सा लेंगे, उनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा, रैलियाँ होंगी और भरपूर सियासी एक्टिविटी होगी। क्या ये इंडिकेशन है कि अगर 21 अक्टूबर को वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर या जनवरी में? ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब और इनके साथ होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा होंगी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बुनियादी सवाल जो मैं आप दोनों से रखूँगा, राना साहब पहले आप बात कर लीजिएगा और फिर मोहतरमा की तरफ हम चलेंगे कि आप नहीं समझते कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल एक्शन के हवाले से और अभी तक जो डेट अनाउंस नहीं हुई, सदर मुमलकत करते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है? इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पावर्स दी गई हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है। चे जाए कि इसको तनाज़ा बनाने की बजाय कि कौन अनाउंस करे, आप नहीं समझते कि अगले 48 घंटों के अंदर एटलीस्ट इलेक्शन डेट अनाउंस होनी चाहिए ताकि कौम को, इदारों को पता हो कि इलेक्शन होने कब है और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसकी गैर यकीनी ख़त्म होनी चाहिए। राना साहब आपसे और फिर हम ये सवाल मोहतरमा शैला रज़ा साहब से भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ये इलेक्शन तरामीम हुई, इसके मुताबिक अब जो इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है वो ECP ने करनी है और अगर सदर डेट अनाउंस करते भी हैं, आईनी तौर पे जो उनके पास हक है वो नेशनल असेंबली की डेट्स वो अनाउंस कर सकते हैं। सूबाई असेंबली की डेट्स वो अनाउंस नहीं कर सकते, वो हक आइन गवर्नर्स को देता है। तो और अगर स्टैंड अलोन बगैर वो मुशावरत के ECP के बगैर अगर वो डेट अनाउंस करते हैं और नई तरमीम के मुताबिक वो हक ECP का है, तो एक नई कन्फ्यूजन जो है वो खड़ी हो जाएगी और मुल्क में एक मजाक बन जाएगा पूरे पाकिस्तान का दुनिया में, जो कि पहले ही ये आइनी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बना हुआ है किसी हद तक। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर सलूशन ये है कि ECP जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे। वो बेशक अगर डीलिमिटेशन की बाद की डेट हो, जनवरी की डेट हो, फरवरी की डेट हो, लेकिन उससे ये जो एक कन्फ्यूजन की जो फ़ज़ा है, जो बार बार ये कहा जाता है कि जी आइनी बहरान है, पता नहीं क्या होना है, 2 साल इलेक्शन होने नहीं होने, जबकि मैं ऐसा नहीं समझता ऐसा कुछ होना है, तो वो कम से कम वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वैसे ECP डीलिमिटेशन के बाद उसको विदिन 60 डेज इलेक्शन कराने, तो वो डेट उसके पास ये चॉइस है कि वो डीलिमिटेशन मुकम्मल करे और फिर 60 डेज के विदिन जो है वो डेट अनाउंस कर दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि अगर वो पहले डेट अनाउंस कर दे, आज कल में कर दे, तो कम से कम ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और कि अगर सदर कोई डेट अनाउंस कर दें और उस दिन पे इलेक्शन ना हो तो वो पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो वो ऐसा नहीं हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए। मैडम आपसे जो क्वेश्चन मेरा है कि एक वैलिड पॉइंट राना साहब ने उठाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाज़ेह है
कि अगर सदर असम्बली तहलील करने वाली समरी पे साइन करें तो सदर नेशनल असम्बली की डेट दे सकते हैं, और सिंध की या बाकी सूबों की असम्बली जिसमें तहलील हुई है वहाँ पे गवर्नर्स को डेट देनी है, और अगर सदर अलग से डेट देते हैं तो नेशनल असम्बली के लिए तो वैलिड होगी, बाकी असम्बलियों के लिए नहीं होगी। तो इसलिए कंसेंसस की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये कंसेंसस अभी 34 दिन गुजर चुके हैं, नहीं हो सका, तो इसके ऊपर अभी 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए जो गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो? और आपकी नज़र में ये डेट इलेक्शन कमीशन को ही देनी चाहिए या सदर पाकिस्तान को देनी चाहिए? अच्छा देखिए, कंसल्टेशन जो है वो कभी भी पीटीआई का मसला नहीं रही कि वो किसी से कंसल्ट कर लें। बहुत बड़ा मसला है उनके लिए, ये छोटी बात नहीं है। मुझे अपनी बात को ऐसे कहना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप से ज़्यादा किसी को समझते ही नहीं हैं। और सदर साहब ने बड़ी माजरत के साथ कि सदर के बजाय उनके कारकुन का ही किरदार अदा किया है। और ये कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी, अगर सदर चाहते तो कंसल्टेशन चारों गवर्नर से हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को ज़ाया किया। और अब वो एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए कि जिस पे सब कहते हैं कि भाई ये अबूरी सदर हैं और इनका काम नहीं है इस वक्त देना। तो उन्होंने अपने किरदार को जिस तरह से आगे लेके चले हैं, ये बड़ा एक अजीब सा किरदार रहा पाकिस्तान की तारीख़ में सदर का। तो अब इलेक्शन आप मुल्क में किस लिए कराते हैं? ताकि मुल्क में एक ठहराव आए, मुल्क जो है वो आवाम के नुमाइंदों के हाथ में आए। तो अगर इस तरह से हड़ाहुड़ी में करनी है चीज़, तो फिर वो चीज़ मायने नहीं रखती। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसको एक फेयर प्रोसेस के ज़रिए और एक पीसफुल प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ना है। तो बेहतर ये है कि इलेक्शन कमीशन ही जो है वो इलेक्शन शेड्यूल दे दी। सदर साहब ने तो मेरा ख्याल है कि कंसल्टेशन के लिए देखें इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ईसीपी को इख्तियार है। साहब ने ईसीपी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको ख़त लिखा कि आए बैठते हैं, डेट के हवाले से डिस्कस करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ये फोरम था, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा इसको कि वो जाके उनसे डिस्कस करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बात करना कि सिर्फ ये डाल देना कि सदर साहब शायद मशावरत नहीं कर रहे, उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया था लेकिन रिस्पॉन्स उन्हें शायद मुस्बत नहीं मिला। पहले अगर वो गवर्नर से भी बात कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। और आइन को किसी भी इदारे को खिलौना नहीं बनाना चाहिए, हर एक को अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अगर वो समझ रहे हैं कि डिलिमिटेशन होनी है, गोया नेशनल असम्बली की नशिस्तें बढ़नी हैं, तो देखना चाहिए कि उस आइन ने क्या तरीक़ा दिया है। और अगर नहीं बढ़नी है तो उनको इलेक्शन शेड्यूल दे देना चाहिए, और इसी की बात हो रही है। राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक जो और बड़ा अहम मामला है वो ये कहा जा रहा है कि एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि शायद जो पीटीएम की हुकूमत ने आखिरी एक हफ्ते के अंदर जो अहम डिसीजन किया और आखिरी महीने के अंदर जो ईसीबी का जो इलेक्शन एक्ट था उसके अंदर तरमीम की, उसमें इंटेंशंस ये नज़र आती हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। आपकी पार्टी हो या पीएस पार्टी हो, ये आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वोट को इज़्ज़त की बात करते हैं, इस चीज़ पे भी यकीन रखते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, ताख़ीर गैर ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए आखिरी एक महीने में, उससे ये लगता है कि वो इरादतन ऐसा किया गया कि इलेक्शन एटलीस्ट 3 महीने या 2 महीने जो है कि वो मज़ीद आगे लेके जा सकें। शायद उसकी एक रीज़न जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इतराफ़ किया कि इस वक्त बेरोज़गारी और महंगाई अपने अरूज पर है। नवाज शरीफ साहब की भी गैर यकीनी सूरत हाल थी कि वापस आते हैं, कब नहीं आ सकते। तो ये 2 वजूहात हैं बड़ी, जिनकी वजह से शायद आप फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में नहीं, कुछ टाइम हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली वो स्टेप किए गए कि खुद ब खुद मामला आगे चले जाएं, कि अमल और जो गुफ्तार है उसके अंदर कंट्रडिक्शन, ये एक बड़ा मजबूत परसेप्शन बनता जा रहा है। ख्याल ऐसे ऐसी कोई बात है। एक तो सेंसस जब मुकम्मल हुआ तो उसका भी वो जो प्रोसेस थे, डिजिटल पहली दफ़ा डिजिटल सेंसस किया गया, वो प्रोसेस मुकम्मल होने में, और फिर ये बड़ा एक ख्याल था पीडीएम का भी था, और उसमें उस वक्त के जो साबका वज़ीरे दाखिला थे राना सनाउल्लाह, उन्होंने बल्कि ये उनकी स्टेटमेंट है कि इलेक्शन पुराने सेंसस के मुताबिक ही होगा। तो ये ख्याल था कि पुराने सेंसस के मुताबिक ही इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन फिर एतराज़ात उठाए गए दीगर जमातों से। उसमें MQM एक जमात थी, फिर बलूचिस्तान की कुछ जमातें थीं, फिर और KPK से कुछ आवाज़ें थीं
कि इलेक्शन जो है वो नए सेंसस के मुताबिक होना चाहिए। तो देखें, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, अगर वो इतराज़ात से शुरू ही उसकी इतराज़ात से हो कि उसको तस्लीम ना किया जाए कि ये पुराना सेंसस नहीं होगा, नया सेंसस होगा, तो वो फिर पूरा प्रोसेस जो है वो गदला हो जाता है। तो फिर ये इस चीज़ पे कंसेंसस था और सीसीआई के इजलास में यूनानिमसली ये फैसला किया गया कि नया जो सेंसस है उसको नोटिफाई किया जाए और नए जो इलेक्शंस हैं वो नए सेंसस से होंगे। और इसके साथ-साथ देखें, ये फैसला तो पीटीआई की सीसीआई ने भी किया कि अगला इलेक्शन नए सेंसस से होना चाहिए। बात ये है कि 2-3 माह की देर इलेक्शन की अगर हो गई है, तो उससे कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा पूरा मुल्क जो है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन के नताइज वो सबके लिए काबिल कबूल हों और वो प्रोसेस एक्सेप्टेबल हो, कम से कम सारे उन स्टेक होल्डर्स को जो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी है और डीलिमिटेशन का मसला नवंबर के अंदर ख़त्म हो जाएगा और उससे आगे विदिन 60 डेज़ इलेक्शन है, तो जनवरी एंड फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाएंगे। शैला साहब, ये एक क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहूँगा इसी की तसलसल के अंदर, जो राना साहब से मैंने बात पूछी कि जो अमली तौर के ऊपर जो इकदाम हैं और जो स्टेटमेंट सामने आते हैं, अभी हम अगर बिलावल भुट्टो साहब के और जरदारी साहब के बयानात देखें, उनके अंदर भी हमें पिछले चंद दिनों के अंदर कंट्रडिक्शंस भी, टकराव की कैफियत भी नज़र आई। लेकिन आज फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं, उसको डेट देनी चाहिए, 90 दिन की भी बात की जाती है, फिर हल्का बंदियों की भी बात की जाती है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये इंटेंशनली जो मार्च अप्रैल के अंदर सेंसस के नताइज मुरतब पा चुके थे, मई के स्टार्ट में वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुके थे, लेकिन उनको फिर एटलीस्ट 3-4 महीने तक वेट किया गया और उसके बाद जाके उसकी मंजूरी दी गई, जिसकी वजह से अभी ये सारा मामला बना हुआ है? तो ये नहीं समझते कि आप वाकई ये इंटेंशनली किया गया ताकि इसको 3-4 महीने आगे लेके जा सकें? और जो बिलावल साहब खदशे का इजहार कर रहे हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी ने आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, उसको भी थोड़ा सा रिलीफ हासिल किया जा सके। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आखिरी सीसीआई की मीटिंग हुई है उस वक्त भी ब्लॉक का रिजल्ट नहीं आया था। एक तो ये बात हटा दें कि सारा रिजल्ट आ चुका था और कब से आ चुका था। ब्लॉक का रिजल्ट उस वक्त भी नहीं आया था। बगैर ब्लॉक का जो रिजल्ट था, हमने उसकी मंजूरी दी कि ये ठीक है, और उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह हुई कि ये रिजल्ट के बाद पॉपुलेशन का जो तनासब है वो इतना नहीं बढ़ा कि उसके बाद नेशनल असम्बली की नशस्तों में इजाफ़ा हो। नेशनल असम्बली की नशस्तों में इजाफ़ा सूबाई की नशस्तों के ज़रिए किया जाता है, और जब इजाफ़ा होता है तो उसके लिए असम्बली का होना ज़रूरी है, उससे वहाँ से अप्रूव किया जाता है। तो जब ये हो ही नहीं रहा तो इसमें फिर डिलिमिटेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्शन एक्ट ज़रूर ये कहता है कि जब सेंसस हो तो डिलिमिटेशन हो, लेकिन जब नेशनल असम्बली की नशिस्त आप चेंज ही नहीं कर सकते। ये आइन कहता है 51 का 5, जब तक के असम्बली ना हो और जब तक के नशिस्तों में इतना इजाफा ना हो जाए कि आपको नेशनल असम्बली की नशिस्तें बढ़ानी है, उस वक्त तक आप डिलिमिटेशन की उस वक्त ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं लिखा आइन में। तो हमने आइन को बिल्कुल समझने के बाद सारे फैसले किए हैं। बात की है हमारे जो CEC की मीटिंग है उसमें भी आइन से ही रहनुमाई ली गई है, और उसके अंदर सबने यही इस पे इत्तफाक किया कि आइन यही कहता है कि जब नशिस्तें नहीं बढ़ रही। अब देखिए, CEC में उन्होंने, जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो ये बयान है मेरी पार्टी भी माने और सब माने। उनका अपना एक बड़े सियासतदान है, उनका अपना एक ये ख्याल है कि इस वक्त माशी मसाइल हैं उसको पहले हल होना चाहिए या उसकी तरफ देखना चाहिए, या जाते वक्त जो हुकूमत ने कुछ जो SI क्या वो मुझे याद नहीं रहा उसकी एब्रीवेशन, ये जो हमारे SIFC के फैसलों पे अमल दरामद कराए, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के फैसलों को ओबे किया है। एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन अपनी पार्टी के फैसलों को ओबे किया है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है मैडम, आप ये कह रहे हैं कि ब्लॉक का रिजल्ट नहीं आया था, इट मीन कि ये नामुकम्मल था, नंबर 1। नंबर 2 कि जो अगर हम CCI भी देखें तो उसमें 2 ऐसे वज़रा आला थे जो नॉन इलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, अवामी नुमाइंदा नहीं थे।
तो क्या फिर बेहतर ये नहीं था कि इसको आप नेक्स्ट पार्लियामेंट के लिए छोड़ देते कि जिसमें इलेक्टेड तमाम वज़राए आला हों, ये चीज़ें भी सारी कंप्लीट हो जाएं, तो फिर उस वक्त कर लिया जाए, नामुकम्मल ये काम करके नॉन इलेक्टेड लोगों को शामिल करके करवा के, इसमें भी तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एक डिस्प्यूटेड डिसीजन आ गया ना ये। अच्छा देखिए, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है CCI, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका हर 3 महीने के बाद इजलास होना ज़रूरी है। हम हमेशा यही कहते रहते हैं, हमारे बड़े मसाइल हैं और एक एक्सरसाइज थी जो हमने शुरू की और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो हर 5 साल बाद वैसे भी आती हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, नए लोग 18 साल के हो जाते हैं 5 साल में बहुत सारे, तो इसमें कुछ वो लोग, बहुत सारे लोग 18 साल के हो गए हैं, तो इससे कोई ऐसी ख़ास चेंजेस नहीं आ रही थी, तो इसको क्यों आगे किया जाता। तो एक काम था, उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए क्यों, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि जैसे इस वक्त ये बात है कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए ये नहीं लिखा है कि वो 3 महीने के लिए, बस का है कि इलेक्शन कराने के बाद वो हट जाए। तो इलेक्शन नहीं हुआ तो वो है, इस पर तो बहुत सारी आईनी फिर लेकिन केयर टेकर ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता ना, जो पॉलिसी डिसीजंस हों या लेजिस्लेशन टाइप के हों, तो इस डिसीजन से तो आपकी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है इलेक्शन से मुतालिक वो डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं हो रहा ना, क्योंकि अगर नहीं, 90 दिन के अंदर तो नहीं इलेक्शन हो रहे हैं, 90 दिन से अगर आगे चले जाते हैं तो ये तो हमारी डिमांड यही हो रही है कि ये सब डिजिटल हुआ है, इसमें नेशनल असेंबली की नशिस्तें नहीं बढ़ रही हैं, तो आप वक्त पे इलेक्शन कराएं और कम से कम इलेक्शन शेड्यूल तो दें कि हमें कुछ तसल्ली हो। राना साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये जो एक नुकता मैडम शैला उठा रही थी कि इसमें अभी भी रिजल्ट कंप्लीट नहीं थे, और फिर दूसरा जो इस पे मैंने भी क्वेश्चन रेज किया, आपसे पहले भी बात हो रही थी, तो क्या बेहतर नहीं था कि ऐसे वक्त पे हम ये फैसला करके, जिसमें सियासी जमातों के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, शक भी किया जा रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कि शायद वो तमाम जमातें जो आइन के ऊपर यकीन रखती हैं, जो वोट को इज़्ज़त देने की बात करती हैं, लेकिन वो वोट से या आइन से फरार का रास्ता भी इख्तियार कर रही हैं, तो ये अगर नामुकम्मल रिजल्ट थे तो इनको हम नेक्स्ट पार्लियामेंट पे छोड़ देते कि जो भी मुंतखब हुकूमत आती वो इस पर डिसीजन ले लेती और हम 60 दिन में इलेक्शन में चले जाते। देखें, चीज़ें जो है वो अंडर प्रोसेस थी और बहुत सारी यही वजह बनी कि सेंसस नोटिफाई होने में टाइम लगा, लेकिन रिजल्ट तो आ चुका था। और अगर आप ऐसा इलेक्शन, जब ये रिजल्ट आ जाए, मौजूद हो, सेंसस को आप नोटिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हो कि अब ये मुकम्मल हो गया, और फिर वो आबादी की जो चेंजेस हैं कि कहीं जो है वो आबादी कम है, कहीं ज़्यादा है, तो आप ये एक जमहूरियत के अंदर तो ये इस चीज़ प्रोसेस सेंसस बड़ा लाजमी है कि आप हर एक को राइट दें। कहीं अगर आबादी कम है और वो अपना नुमाइंदा सेलेक्ट कर लें, और कहीं आबादी अगर ज़्यादा है और उनकी वो उस तनासर से अपनी सीट्स को ना वो सेलेक्ट कर सकें, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर जनवरी में इलेक्शन हो जाए। राना साहब, इसमें प्रॉब्लम एक बड़ा ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतें, हमेशा उन्होंने जस्टिफिकेशंस क्रिएट किए हैं, जिसको हम नज़रिया ज़रूरत कहते हैं, कि अगर 1 महीना 2 महीने, फॉर एग्जांपल 2023-24 के जो इलेक्शन है, इसमें अगर हो जाते हैं, इलेक्शन होता है, एक पार्लियामेंट आती है, और वो अगर 2028-29 में उस वक़्त कोई ऐसी कानून साजी करे जिसके नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाए, और फिर वो कोई आगे और लटका दें चीज़ें, तो क्या उस वक़्त भी आप समझेंगे कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, किसी और दूसरे को भी हक कम दे देंगे? बात यह है कि जो सेंसस है वो भी एक आईनी अमल है, वो भी आइन का हिस्सा है। सेंसस एक ज़रूरत है जो आइन के अंदर आइडेंटिफाइड है। अब उस सेंसस को मुकम्मल करने के लिए जो डिलिमिटेशन है वो एक कानूनी अमल है। तो ये अगर आप एक आइनी और कानूनी अमल को मुकम्मल कर रहे हैं और वो एक ज़रूरत है, तो फिर उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। जब ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो फिर क्या चीज़ खड़ी है कि इलेक्शंस को आप डिले कर दें? फिर तो कोई जवाज़ ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, कोई वजह नहीं है कि इलेक्शंस डिले हों। तो आप एक अगर आइनी अमल की वजह से इलेक्शंस को 2-3 महीने आगे पीछे कर रहे हैं, और वो तो फिर तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो वजह एग्जिस्ट ना करती हो
और फिर आप इलेक्शंस को आगे पीछे करें तो वो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर हो सकता है। तनकीद भी होनी चाहिए। जरा मैडम शैला की तरफ चलते हैं। Acceptable नहीं आखिरी क्वेश्चन आपसे भी ये करता हूँ, हमारे पास 2 ही मिनट रह गए हैं कि आप कुछ कमेंट्स भी करना चाह रही हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि देखें हमेशा आमरीतों के दौर में भी जस्टिफिकेशंस क्रिएट की गई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हवालों देकर। अगर हम आज ये जस्टिफिकेशन क्रिएट करेंगे, डिले करेंगे और फिर 5 साल बाद कल किसी और ने ऐसा ही किया तो फिर तो सारा का सारा हमारा जमहूरी प्रोसेस जो है वो डिरेल होगा। जी मैं इससे एग्री करती हूँ। एहसान मेरा बेटे की तरह है, भाई की तरह है। देखें, जब नेशनल असेंबली की नशस्तों में तब्दीली नहीं आ रही, उनकी तादाद घट या बढ़ नहीं रही, और अगर वो बढ़ती तो उसके लिए हमें असेंबली से अप्रूवल की ज़रूरत होती, तो इसका मतलब है इट्स जस्ट एडजस्टमेंट होगी कि ये वोटर इधर ज़्यादा हो गए, ये इधर कम हो गए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जो आप बढ़ा ही नहीं सकते नेशनल असेंबली की सीट्स, तो इसका मतलब है डिलिमिटेशन नहीं हो रही, और डिलिमिटेशन आईनी नहीं है। डिलिमिटेशन की आईनी शर्त मैंने आपको बता दी। ये इलेक्शन एक्ट जो है वो सुपरसीड नहीं कर सकता आइन को। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, इसको लोग गलत चीज़ों में ले रहे हैं और हमें कोई इसका सेंस नज़र नहीं आ रहा कि जब नेशनल असेंबली की नशिस्तों में इजाफा नहीं हो रहा तो फिर हम क्यों इलेक्शन को आगे ले जाएं। आजकल हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ कंप्यूटराइज कह दें, इतनी जल्दी से सारा काम हो जाता है। आपने कोई सड़क पे जाकर नक्शों पे निशान थोड़ी लगाने हैं। तो मैं नहीं समझती कि इसका कोई जवाब होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया शैला रजा पाकिस्तान पीस से हमारे साथ थे, राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और बुनियादी नुकता यही था कि अगर एक दफ़ा कोई जवाज़ बनाकर इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से आगे ले जाने की कोशिश की गई या ले जाया गया तो फिर ये जवाज़ मुस्तकबिल में भी कोई भी गैर जमहूरी ताकत इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो डिरेल हो सकता है। हमें ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए। हम अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अवामिल हैं जिसके तहत पाकिस्तान की सियासत के माहौल में भी तब्दीली आ रही है। उस पर बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में एक तरफ इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही और एक गैर यकीनी सूरत हाल है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे कब। आईन पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इलेक्शन की पाबंदी आयद करता है, लेकिन अगले 48 घंटों के बाद 90 दिन जो है उसके जो 54 दिन प्रोसेस के चाहिए होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर डेट अनाउंस ना हुई तो इसका मतलब है इलेक्शन आगे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई के जो केसेस हैं उनके अंदर भी सुस्त रवि और इल्तवा का शिकार हमें नज़र आ रहे हैं। और उनकी लीगल टीम का पहले दिन से ये कहना है कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनके अंदर कोई ठोस जवाज़ या बुनियाद नहीं है और वो 1-2 समातों के बाद उनकी ज़मानतें हो जाएंगी और वो रिहा होंगे। लेकिन दूसरी जानब उनकी ज़मानत और रिहाई के आसार नज़र नहीं आ रहे। JIT जो बनाई गई थी 9 मई के मुकदमात के हवाले से, उन्होंने मज़ीद 10 मुकदमात में इमरान खान को नामजद कर दिया है और कहा है कि वो कसूरवार है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जनवरी या फरवरी में भी होते हैं तो क्या PTI या उनके चेयरमैन हिस्सा ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे? और जब दूसरी तरफ जो है कि वो शहबाज शरीफ साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, इस वाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सीनियर मेंबर शुएब शाहीन साहब हैं, उनसे हम ज़रा उनका नुक्ता नज़र भी मालूम करेंगे। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल इस वक्त आपसे ये है कि 3-4 बड़े अहम केसेस इस वक्त चेयरमैन PTI के हैं जो ज़मानत से मुंसलिक हैं और साइफ़र केस और अटक जेल के अंदर जो उनको रखा गया है। तीनों केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं और तीनों केसेस के फ़ैसले महफूज हो चुके हैं। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि जब 14 सितंबर को ख़ुसूसी अदालत के अंदर समाअत होगी और हाई कोर्ट के अंदर पहले से मामला ये ज़ेर इल्तवा है और वहाँ पे फ़ैसले महफूज हैं, अगर फ़ैसला अनाउंस नहीं होता तो क्या 14 सितंबर को ख़ुसूसी अदालत फ़ैसला कोई कर सकेगी? ये है कि 14 को बिल्कुल फैसला हो सकता है। उसमें तो ऑब्जर्वेशन आ चुकी है कि उस साइफर वाले केस में उसका हाई कोर्ट वाली रिट पिटीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो मेरिट पे डिसाइड करेंगे। और उसमें तो साइफर वाले केस में वैसे भी 2 साल की सज़ा है, तो उसमें तो काबिल ज़मानत जुर्म है। अफसोस की बात यह है कि पिछले 1 महीने से बाई वन रीज़न आर दी अदर उसको डिले करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ना 1 हफ्ते के लिए जज साहब छुट्टी पे चले गए, फिर पहली दफ़ा भी नहीं उन्होंने आर्गूमेंट सुने, फिर कल लगा हुआ था, फिर वो एक फ्रिवलस किस्म की एप्लीकेशन आ गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से
फिर 14 तारीख रख दी गई। असल मसला ये है कि जो लोग चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना आए, देखिए ना, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास जो हमारा तोशाखाना वाला केस था, उसमें हमने यही कहा था उनको कि जनाब आप हमारा जो मुकदमा है उस पर जल्दी फैसला समाअत कर लें, उसमें सस्पेंशन के केस को 5 मिनट 10 मिनट का केस है सुन लें। उन्होंने कहा 4 दिन के अंदर मैं फैसला करूंगा, लेकिन 4 दिन के बजाय 25 दिन लगे उनको फैसला करने में और जमानत देने में। इस दौरान साइफर का पर्चा काट के उसमें अंदर गिरफ्तारी कर ली। अब साइफर के केस को 15 दिन 20 दिन 25 दिन से उसको लटकाया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाए। मकसद सिर्फ ये है कि रियासत, हमारे इदारे और मुख्तदर हल्के और तबके जो है ना, हर हाल में इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं। उनको डर और खौफ है कि अगर ये बाहर आ गए और इन्होंने कंपेन चला ली तो वो ये नज़र ही नहीं आएंगे बाकी जो बोने किस्म के सियासतदान हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब उनका ये है कि इमरान खान जेल में हो, इनकी पार्टी के वर्कर्स को हम उठा लें या तशद्दुद करके या मिसिंग पर्सन के जरिए गायब कर दें और बाकी को जेलों में डाल दें और उसके जरिए इलेक्शन कराएं। और आपने रिजल्ट देख लिया, स्टोर का रिजल्ट भी देख लिया आपने, पेशावर और हरीपुर का रिजल्ट भी देख लिया और पेशावर और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट भी देख लिया। सेकंड फर्स्ट सारी लीडरशिप जेलों में होने के बावजूद या अंडरग्राउंड होने के बावजूद भी बाहरी अक्सरियत से लोग खुद निकल कर आए और पीटीआई को वोट दिया है। शुएब साहब, वो रिजल्ट भी हमने देख लिए हैं, लेकिन उन रिजल्ट को जिस अंदाज में रोका जा रहा है और नताइज ऐलान नहीं किए जा रहे, वो भी सब कुछ देखा जा रहा है। कोई ये भी ट्रेंड्स बता रहे हैं कि आगे मजीद क्या होने जा रहा है? देखें, आप इस रिगिंग के जरिए इलेक्शन का इल्तवा करके गैर यकीनी की कैफियत पैदा करके किसका नुकसान कर रहे हैं? मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, कौम को नुकसान दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का हक ये नहीं है कि वो अपना मुंतखब, अपना मनपसंद लोगों को वोट दें और एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने? ये मुल्क के लिए बेहतर है। आपके पास क्या हल है इसके अलावा? आप ये आर्जी तरीके से हल निकाल लेंगे? क्या ये केयर टेकर्स के जरिए आप हल निकालेंगे? क्या पीडीएम की जो फाशिस्ट जमात यहाँ बैठी हुई थी, वो जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हैं, जिस तरह का मलगूबा बना के हमारी एस्टेब्लिशमेंट लाई थी उन्होंने क्या दिया इस मुल्क को? गरीबों को क्या दिया? फैक्ट्रियां बंद हो गई, महंगाई बेरोजगारी अपने रूज पे चली गई, बदअमनी हो गई, रियासती दहशतगर्दी आपके सामने है। रियासत के अंदर हमारी रियासत जो है वो दहशतगर्दी से निमरत आजमा हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें ये इस बेयकीनी की सूरत हाल का फॉल आउट है, उसका रिजल्ट है। लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यार इस 25 करोड़ अवाम का हक है ना, वो बुनियादी हक है, तो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपने ममूर मुमलिकत चलाएं और ये आइन का तकाजा है। अगर आइन की पामाली करना है, कोई भी मुल्क मुझे बताएं, रूल ऑफ लॉ के बगैर भी आज तक किसी मुल्क ने तरक्की की है? कौन सरमायाकार होगा इन हालात में जहां कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज ना हो, जहां इतनी बेयकीनी हो, जहां क्राइम इतना बढ़ गया हो, जहां दहशतगर्दी बढ़ गई हो? कौन अपना सरमाया लेकर आएगा? और ये जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली, इनको कहें अपना पैसा बाहर ले आए तो ये डॉलर जो इस वक्त 300 रुपए पे है ना, ये वैसे ही 50 ये मजीद नीचे आ जाएगा। शुएब साहब, एक और जो लीगल हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, 14 सितंबर है खुसूसी अदालत के अंदर हेयरिंग, और 14 सितंबर ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, वकला की हड़ताल होगी। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि उस दिन प्रोसिक्यूशन साइड के वकला ही ना आए जी कि आज हड़ताल है, आप तो शायद जाएंगे हड़ताल के बावजूद, की कोशिश होगी कि जमानत करवा लें, तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि उस हड़ताल की वजह से भी तारीख आगे जा सकती है? ऐसा मुमकिन है? देखें, अगर जज और प्रोसिक्यूटर्स और इदारे मिले हुए होंगे तो जरूर आगे चली जाएगी, वरना प्रोसिक्यूटर का तो कोई काम नहीं है कि वो हड़ताल में जाएं। प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकर्रर किए हुए हैं, और उसके अलावा सरकारी वकील अलग से मौजूद हैं। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब सरकार ये लिख के दे कि हमारे पास कोई वकील नहीं है जो इस मुकदमे को लड़ सके, तो तब आप सरकारी फीस पे कोई वकील मुकर्रर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। लेकिन ये बदकिस्मती है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की हरकत करेंगे। अगर वो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके पार्ट में मिसकंडक्ट भी होगा और इंतहाई गलत ट्रेडिशन ये कायम करेंगे। शुएब साहब, एक खबर और आज ये आ रही है, ज़राए से आ रही है, और इस पे जो ऑफिशियल्स हैं पंजाब पुलिस के और दीगर जो सरकारी हैं, वो इसको तस्दीक भी कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को 9 मई से मुतल्लिक 10 मुकदमात में नामजद किया गया और 2000 सफ़ात पर मबनी चालान है।
और सोशल मीडिया की कोई से 400 के करीब जो हैं वो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और 80 ऐसे अफराद जो ज़ेर हिरासत हैं उनके बयानात की रोशनी में चेयरमैन PTI को 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो मनसूबा साजी करने का इल्ज़ाम है उस पर नामजद किया गया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग उनकी कस्टडी में हैं तो उनसे जो चाहे लिखवा लें, उसकी लीगल वैल्यू क्या है? कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में ऑलरेडी 9 मई के मुतालिक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीद बलोच साहब ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुके हैं और अपना ऑर्डर दे चुके हैं कि जो शख्स कस्टडी में होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। इसलिए किया जाने वाला कोई भी इक़दाम, किया जाने वाला कोई भी कोई इलीगल स्टेप या कोई भी जुर्म उसके साथ इमरान खान का या किसी भी ऐसे शख्स का जो कि नैब की कस्टडी में था या कन्फाइनमेंट में था, उसका कोई रोल अदा नहीं हो सकता। और ना ही वो शायद कोई 400 से ज़ायद सोशल मीडिया की पोस्ट हैं PTI की या चेयरमैन PTI की, ऐसी 400 से ज़्यादा सोशल मीडिया की पोस्ट का हवाला दिया जा रहा है कि उनके अंदर ऐसी कोई जो ऑलरेडी पहले से पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी थी, जिनके अंदर वो कह रहे हैं कि इस किस्म का इश्तियाल दिलवाया गया या सिर्फ तरगीब दी गई है। हुजूर किस्म की बातें, ये बातें करना भी, मुझे बताएं, जरदारी साहब का बयान उठाएं, मौलाना फजल रहमान के बयानात उठाएं, आप नवाज शरीफ के बयानात उठाएं, आप या सादिक के बयानात उठाएं, आप फिर उठाएं बयानात आपको मरियम नवाज के उठाएं और उसके साथ खालिद लतीफ़ के उठाएं, आपको नजर आ जाएगा कि कौन इसमें मुलव्वस है और कौन नहीं है। खान साहब ने कभी भी वो बात नहीं की, मुल्क के दिफा और मुल्क के मफाद में हमेशा बात की। और हाँ, वो उनका ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट को रियासती उमूर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उनको अपना रोल में रहना चाहिए और उनके किसी भी ऑफिशियल्स को सियासी मामलात में या किसी पार्टी को क्रश करने में अपना रोल अदा नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या लीगलिटी है? बाकी ये सारी चीज़ें हैं जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। पुलिस इस वक्त जो है वो सिवाय मुस्लिम लीग नून के एजेंडे के तौर पर उसको आगे बढ़ाने और इमरान खान और PTI को क्रश करने के अलावा कोई और काम नहीं कर रही। यही वजह है कि आज आपके मुल्क में जो बदअमनी है, जो क्राइम रेट बढ़ गया है और जो सूरत हाल है, वो इनकी नाअहली और इनका उस अपने काम पे और अपने डोमेन में तवज्जो ना देने का ये नतीजा है। इसको ना लोगों ने बाई करना है, ना इसकी कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। एक और लीगल पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जितने भी 9 मई के केसेस हैं लाहौर के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी ज़मानत के लिए पेश किया जाता है या ज़मानत की स्टेज आती है तो उन मुकदमात के अंदर नई दफ़ात शामिल हो जाती हैं और फिर वापस जो है कि उन मुल्ज़मान को पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाता है और वो फिर दोबारा जो है कि एक तफ्तीश शुरू हो जाती है। तो ये जो नई दफ़ात का दौरान तफ्तीश शामिल होना या बार बार शामिल होना, ये लीगली कितना वैलिड है और ये क्या वाकई इस किस्म का हो सकता है या इसमें कोई रिलीफ मिल सकता है उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है? पहली बात तो यह है कि ये पुलिस की बदनीयती है। इस तरह करना आपने देखा 8-8, 10-10 दफ़ा मरतबा अदालतों ने छोड़ा और नए नए मुकदमात में डाल दिया गया। आप परवेज़ इलाही की मिसाल सामने रखो, शहरियार अफरीदी की मिसाल सामने रखो, अली मोहम्मद खान की मिसाल सामने रखो और बेशुमार लोग हैं, सबका साथ यही कर रहा है। शानदाना गुलजार को देख लो, शीरी मजारी देख लो, सबका यही किया। और दूसरी तरफ अब ये एक नया ट्रेंड खोल दिया कि जज में कोर्ट में एक मैटर गया और उसके बाद नई दफ़ा लगा दी गई। ये तो अदालतों की कमजोरी है। अगर अदलिया स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, अदलिया इंसाफ में मबनी फैसले करे तो ये 1 सेकंड की बात है कि जब मेन केस में आप जमानत दे रहे हो, दूसरा उसके साथ एनसेलरी कोई भी दफा लगी हुई हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप सब में दरखास्त वो उसमें उनको जमानत दे सकते हैं। अदलिया जहाँ कमजोर होगी, जहाँ अदलिया अपने काम को उस तरह अंजाम नहीं देगी कि लोगों को एक इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेगी, तो उसका नुकसान बहरहाल इस तरह होगा जिस तरह हम देख रहे हैं। लेकिन शुएब साहब, अदलिया भी कहीं ना कहीं बेबस नजर आती है, अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज फ़ोन टिपिंग केस था उसके अंदर भी कहा कि मैं ऐसा फैसला देंगे जिस पर अमल करवा सकें, और अमूमन अदालतें फैसले वही करती हैं जो काबिल अमल हों। तो इस सूरत हाल में भी आप कितनी उम्मीद रखते हैं इंसाफ की?
पहली बात तो यह है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ये अदालतों की, और अदालतों ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठा रखी है। वो पाबंद हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी इदारा उसको नहीं मानता, उनके पास मुकम्मल अख्तियार है उसको एग्जीक्यूट कराएं, और अगर नहीं वो एग्जीक्यूट करता कोई भी शख्स, उसको बुलाएं अदालत में, और अगर वो नहीं आता है, कानून अपना रास्ता लेता है। ये अदालतों की कमजोरी है ये कहना कि जनाब हम वो फैसला देंगे जो एग्जीक्यूट हो सके, वरना हम फैसले नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, शुक्रिया। इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान की जो इस वक्त अदालती सूरत हाल है, और यकीनी तौर के ऊपर अदालतों को भी काफ़ी इस वक्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में एहतसाब की सूरत हाल और बिलखसूस कौमी एहतसाब ब्यूरो के अंदर जो इस्तीफ़ों की लाइन लगी हुई है उसकी क्या वजूहत हैं, इस पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे इलेक्शन या एहतसाब। पाकिस्तान में अभी तक इलेक्शन के तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एहतसाब की बाज़गश्त पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से जो केस चैलेंज किया गया था उसका फ़ैसला महफूज है। वो किसी भी रोज़ अगले 1-2 दिन के अंदर फ़ैसला सुनाया जा सकता है, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि नैब इस फ़ैसले के बाद जिन तरमीम को कलअदम करार दिया जाएगा, इम्कान है या पार्लियामेंट को वापस भेजा जाएगा नज़रसानी के लिए, तो उस तनाजुर में एक वसी पैमाने पर पाकिस्तान भर में क्रैकडाउन किया जा सकता है। दूसरी तरफ पिछले 6 महीनों के अंदर नैब के 4 अहम तरीन ओहदेदार जो है यके बाद दीगरे मुस्तफ़ी हुए हैं। सबसे पहले फरवरी में चेयरमैन नैब उस वक़्त के आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़े से पहले एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर भी की जो उन्होंने अपने अफसरों से खिताब किया था, और उसके अंदर बहुत से जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर्स थे मुकदमात के हवाले से उसका भी उन्होंने इजहार किया था। और इसलिए अभी जितने भी अहम मुकदमात नए शुरू किए जा रहे हैं, और बिलखसूस चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसके तनाज़ुर में कहा जा रहा है कि नैब को अगेन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो सारी तरमीम की गई थी नैब कवानीन के अंदर, और ये रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी कि नैब को इस तरह से बेहतर बनाया जाए कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो सके, लेकिन एक बार फिर वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे मौजू के ऊपर हम बातचीत करेंगे, और हमें जॉइन कर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब जो अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर इश्यूज़ के ऊपर साबिक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब टाइम देने का। बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप है उसका बुनियादी काम तो इलेक्शन करवाना होता है कि डे टू बिज़नेस चलाकर आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तारीख नहीं है, लेकिन एहतसाब की बाज़गश्त बड़ी ज़ोर और शोर से जारी है, और ख़ास तौर के ऊपर ऐसे हालात में जब ये के पास दीगर इस्तीफ़े आना, चेयरमैन नैब, उसके बाद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अगस्त के अंदर गए, फिर प्रोसिक्यूटर जनरल ने 2-3 रोज़ पहले इस्तीफ़ा दिया, और फिर गुज़श्ता रोज़ डिप्टी चेयरमैन नैब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जो सारा इस्तीफ़ा दर इस्तीफ़ा का अमल आप देख रहे हैं, ये नैब के अंदर आपकी असेसमेंट क्या है कि ये चल क्या रहा है, और इससे जो सारे की सारी नैब की अपनी कारकर्दगी और क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्या असर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये जो 2022 के अमेंडमेंट्स के खिलाफ हमारी पिटीशन थी, इमरान खान साहब की तरफ से गई थी, उसका फैसला वाकई महफूज है और 1-2 दिन में आने वाला है। अगर इसमें देखा जाए और उसको नल एंड वाइड कर दिया गया इस अमेंडमेंट्स को, बिकॉज ये पार्लियामेंट में कभी वापस जा नहीं सकती, बिकॉज पार्लियामेंट तो है नहीं एज सच। तो जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी या जो एनल किया जाएगा सेक्शंस को, उसके तहत ही सारे केसेस दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। केसेस जो रिवाइव होंगे उसमें टेक्निकली देखा जाए जो कोर्ट्स ने बंद किए हैं वो अपील में चले जाएंगे, और जो कोर्ट्स ने वापस किए हैं नैब को, वो वापस कोर्ट्स में जाके रेफरेंस के तौर पे दोबारा केस शुरू किए जा सकते हैं। तो ये एक तलवार जो NRO 2 की थी ना, वो दोबारा जो है लटक जाएगी उन लोगों के ऊपर जो इसके बेनिफिशरी हैं, जिन्हें तकरीबन 1100 अरब रुपए के जो केसेस माफ करवाए हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा NRO 2 के मामले में। जहाँ तक ताल्लुक है इस्तीफों का, तो देखें आफ्ताब सुल्तान ने जब इस्तीफा दिया था तो उससे पहले कोई भी केस इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बन सका था, बिकॉज ही वाज रेजिस्टिंग। ये सारे केस फ्रिवलस और बेसलेस हैं एज फार एज एविडेंस इज कंसर्न।
190 मिलियन पाउंड्स वाला केस है वो बेसलेस है, उसमें कोई बेनिफिट खान ने नहीं ली और पैसे उसी तरह अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और डिसीजन जो है रिवर्स हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कैबिनेट कर सकती थी, इसलिए उसके अंदर वो केस बेसलेस केस था, इसलिए उन्होंने इसको रेजिस्ट किया और उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने देखा होगा उसके फौरन बाद डीजी रावलपिंडी को पोस्ट कर दिया गया मंगी को और चेयरमैन को उठा दिया गया, और चेयरमैन भी हटे हैं और नया डीजी पोस्ट होता है पिंडी में, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो रिजर्वेशन की कंप्लीट वन आफ्टर द अदर सीरीज आई है, प्रोसिक्यूटर जनरल एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है और लीगल इनपुट के बगैर जो है कोई भी केस आगे नहीं चल सकता, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस जो खाली होगा, ये 2024 तक इनका टेन्योर था, तो लगता है इससे है कि एनीबडी इज नॉट कमिंग इन द लाइन ही हैज टू क्विट, जो आई थिंक इस सारे एक्सरसाइज में साथ नहीं दे रहा, उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो जो है ना रास्ते से हटे। डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन बहुत आम होती है बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एक्चुअल चेयरमैन, एंड प्लस जितनी भी प्रोसेस होती हैं क्वार्टर के अंदर केसेस की होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, वो डिप्टी चेयरमैन से होकर ही चेयरमैन के पास जाती हैं, और उसकी नोटिंग अगर आ जाए फाइल के ऊपर तो उसको कंसिडर करना लाजमी हो जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए। तो इसलिए इन दोनों जो अपॉइंटमेंट्स हैं, की अपॉइंटमेंट्स हैं, डिप्टी चेयरमैन एंड प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, इनको हटा के लगता है कि ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो कि बात को माने एंड दे शुड फॉल इन द लाइन और ओपिनियन के साथ चले, यानी पोलराइजेशन जो है या विक्टिमाइजेशन जो करनी है उस एक्सरसाइज को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, जो मेरे नज़दीक मेरी असेसमेंट है। तो आप ये समझते हैं कि जो एक जनरल अमूमी तासुर ये था कि इलेक्शन के लिए इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाए जहाँ पर तमाम प्लेयर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो, कशीदगी या हिजानी सियासी कैफियत कम हो, लेकिन इस किस्म के अगर मुकदमात बनाए जाएंगे, इस किस्म की कार्रवाई की जाएगी और किसी ख़ास जमात या किसी ख़ास ग्रोह के ख़िलाफ़, तो उससे तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा जो इलेक्शन के लिए क्रिएट करने की बातचीत की जा रही है, तो इलेक्शन तो फिर ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है। फिर मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि ना इंटर्म गवर्नमेंट सीरियस है इलेक्शन के लिए और ना वो एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है मुल्क के अंदर इलेक्शन के लिए, मेरी ज़ाती असेसमेंट है। बिकॉज देखें 90 डेज में अगर इलेक्शन कराने हों तो आफ्टर 2 days आई थिंक जो प्रोसेस होता है 54 days वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज सिर्फ एक खास प्रोसेस होता है। 90 डेज के अंदर भी फर्दर प्रोसेसिंग है, उसकी सेगमेंटेशन है, वी ऑलरेडी अनदर 3 days डाउन द लाइन हम 90 डेज को क्रॉस कर जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन प्रोसेस शुरू भी करता है तो 90 डेज के अंदर अपनी इस कानूनी जो दस्तूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये पूरा नहीं कर सकता, तो वो तो बात नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड डेफिनेटली नहीं है, एक पार्टी को बिल्कुल जो है ना वो कॉर्नर किया जा रहा है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, जो फाइब्रेटिंग पार्टी है आपके सामने है, और जो अकाउंटेबिलिटी के चैंपियन है जिसने इसको शुरू किया, जिसकी तमाम 27 साल इसकी स्ट्रगल है अकाउंटेबिलिटी की, वो तो जेल में है, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस एंगल से होगी, किस जाविये से होगी, बताने पे देखा जाएगा। मुसद्दर साहब ये बताइएगा कि ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस जो है ख़ास तौर के ऊपर डिप्टी चेयरमैन भी बड़ा अहम है, जैसे आपने कहा कि वो नोटिंग करता है और उसको फिर कंसीडर करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। जितने भी रेफरेंस फाइल होने हैं या विड्रा होने हैं या कोई भी कोर्ट के अंदर जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग होनी है, उसकी अप्रूवल जो है कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल की गालबन ज़रूरी होती है, और अगर ये जितना अरसा नहीं होंगे तो उससे नैब के अपने ऑपरेशंस कितने मुतासर होंगे, खा वो केसेस अभी जो इन प्रोसेस हैं या विड्रा हो रहे हैं, ये सारी जो प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? डेफिनेटली देखें, प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है और इंसाफ के तकादे पूरे करने के लिए एक रेफरेंस के ऊपर जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट लीगल व्यू आना होता है, और अगर प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी किसी रेफरेंस को रेकमेंड ना करे तो वो कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता, ये मैंडेटरी है उसके सिग्नेचर, यानी कि उसके बिहाफ पे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होता है या प्रोसिक्यूटर जो भी उसके बिहाफ पे उसने करना होता है, बट ही इज नॉट, इफ ऑफिस इज वेकेंट तो फिर इसके लिए नैब के ऑपरेशन जो है वो मुतासर हो सकते हैं। लेकिन इसका एक हल है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की नीचे फाइल करती है ना नैब, नो मोर अंडर द प्रेसिडेंट, उन्होंने इसको चेंज करके लाइक FIA पुलिस को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे कर दिया था, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको ये प्रोसिक्यूटर जनरल के एक्टिंग चार्ज दे दें
और उससे ये काम चला सके। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस है, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि नैब तरमीम के जो पूरा का पूरा जो कानून था उसको ही कलअदम करार दे दिया जाएगा, या इसमें पार्शल भी हो सकता है कि फ़लाँ इसकी शिकें जो है, आपके अपने भी तज्ज़िये में होगा कि कौन सी ऐसी शिकें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ या पर्सन स्पेसिफिक हैं, या कौन सी ऐसी इसके अंदर शिकें तरमीम की गई जो वाकई होनी चाहिए थी, वो बेहतर बनाती हैं इस कानून को। तो जजमेंट किस नोयत की हो सकती है कि सिर्फ अच्छी रहनी चाहिए, बाकी ख़त्म हो जाएं, या सारी ख़त्म हो जाएं? देखिए, इसमें जो डिस्कशन हुई और केस टू केस हर हेयरिंग के ऊपर आई हैव बीन फॉलोइंग द केस, और जब इसकी इनिशियल रिट गई थी उस वक्त भी हमने इसको एक सेक्शन वाइज हमने इसको कहीं पे कहा था कि इसको कंटिन्यू रखा जाए, कहीं पे कहा इसको अमेंड किया जाए। जो भी बेसिक लॉ जो है अकाउंटेबिलिटी का, वो दूसरे लॉ के साथ कंट्राडिक्ट करता है और स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल, आपने सेक्शन 21 के अंदर से एक सब सेक्शन को उड़ा दिया कि फॉरेन जो एविडेंस आएगी बाहर से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक और सेक्शन उड़ा दी और उसमें था कि मरियम को रिलीफ देनी थी। अच्छा, दूसरा, या जो बाहर से एविडेंस इनकी है इंग्लैंड की, इसी तरह से एक दूसरी एविडेंस सेक्शन से 9A9 की, कि जो SRO इशू है, स्पेशल SRO, टारगेटेड SRO, इसको बेनिफिट देने के लिए, वो उड़ा दिया, वो इलीगल था। उसमें तोशाखाना के केस नवाज शरीफ के और जरदारी के वो उड़ाने थे इन्होंने। इसी तरह जितनी भी सेक्शंस स्पेसिफिक केसेस स्पेसिफिक थी, मसलन चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, उन्होंने कहा जी 100 बंदा होगा तो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज में जाएगा कि लोग। ये जो तोशाखाना का आपने रेफरेंस दिया, तो इससे तो इमरान खान को भी फायदा हो सकता था। वो साद रफीक का केस था 69 बंदों का, तो उसको 100 करके उसको रिलीफ देना था। नहीं, बात ये नहीं है इमरान खान है कोई भी है, द लॉ हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड, इवन फॉर एवरीबॉडी। फायदा तो है, किसको नहीं है, वो तो श्योरली अगर आपने अमेंड इस तरह कर लिया है कि लॉ इज नो मोर लॉ। अभी देखिए ना, नैब कैन ओनली डू 2 टाइप्स ऑफ केसेस नाउ। एक एसेट्स का केस, वो भी किसी बेवकूफ किस्म के ब्यूरोक्रेट्स का जिसने अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखी हो, उसका बना सकते हैं, या चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, किसी ने 100 से ज्यादा बंदे को चीट किया तो उसका केस बना सकते हैं। मुझे नैब वाले बता दें कि तीसरा कौन सा ये केस बना सकते हैं। इस कानून के जरिए नैब का या एहतसाब के अमल को जो है कि वो बिल्कुल बेज़रर कर दिया गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हमारे साथ कर रहे थे नैब कानून के हवाले से, और नैब के अंदर या के बाद दीगर जो इस्तीफ़े दे जा रहे हैं उससे नैब की कारकर्दगी कितनी मुतासर होगी, और एहतसाब का खुद जो अमल है उसके ऊपर जो क्रेडिबिलिटी है बड़े सवालिया निशान हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।